नमस्कार दोस्तों, नवीन है। आज हम लोग ना ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो पास्ट में हुए हैं और जो अभी नीडेड है वो ये सब हम लोग आज करते हैं, ठीक है ना? और आज ये इलेक्शन कमीशन वाला लेक्चर को हम लोग वाइंड अप करेंगे, इसके बाद वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन भी करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल। तो ये देख लीजिए ये इलेक्टोरल रिफॉर्म जो पास्ट में जो हुए हैं, तो पहले तो ये हम लोग कितना बार कर लिए हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1998 में, वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया गया था 28 से 18। देन ईवीएम अलाउड किया गया था कब, द अमेंडिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1991 को अमेंड करके क्या कर दिया गया था, ये ईवीएम को अलाउ कर दिया था। ईपिक आपको पता है इलेक्टोरल फोटो, उसके बाद क्या है, ये आइडेंटिटी कार्ड बना था, ठीक है, ये टीएन सेशन के टाइम में ही ये बना था। तो ये वोटर आईडी कार्ड बना था, उसमें फोटो भी चिपका दिया गया था कि किसी और के जगह पर कोई दूसरा वोट ना कर पाते। ये कार्ड बना था टू बी यूज टू प्रिवेंट व्हाट, इम्पर्सोनेशन। तो ये इम्पर्सोनेशन मतलब ये हुआ कि जैसे दूसरा के जगह पर कोई दूसरा जाकर वोट दे रहा था ना, तो उसको हम लोग प्रोहिबिट करने के लिए ये लेकर आए थे, ठीक है ना? तो ये काफ़ी मतलब ये समझिए ना, तो रिवोल्यूशनरी मतलब ये स्टेप था। अब ये करा कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन इफ कन्विक्शन फॉर मोर देन 2 ईयर। तो ये लिली थॉमस केस में ये हुआ था कि अगर कन्विक्शन 2 साल से ज़्यादा हो जाए, देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जेल में तो मतलब जाते ही हैं, जेल में से तो चुनाव भी लड़के आदमी जीत जाता है, तो फिर ये कहाँ बैन करने की बात कर रहा है। जैसे अनंत सिंह ये लोग जेल जाते हैं ना, तो ये लोग जेल जा रहे हैं अभी ट्रायल पीरियड में, ये लोग जेल जाते हैं फिर बेल पे छूट के आते हैं, ये कन्विक्ट नहीं हुए किसी केस में, ठीक है ना? एटलीस्ट फॉर 2 साल से ज़्यादा के लिए कन्विक्ट नहीं हुए। जैसे लालू यादव जी का केस देखिएगा तो वो 2 साल से ज़्यादा के लिए कन्विक्ट हो चुके हैं। इज फॉर दिस रीजन ही इज नॉट कंटेस्टिंग एनी इलेक्शन, तो वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अनंत सिंह जी के केस में क्या है कि वो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब वो जाते हैं जेल में, फिर वो एलिगेशन ही लगा रहता है, फिर कन्विक्ट नहीं होते, फिर वो बाहर आते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं या पत्नी को लड़ाते हैं, जीतते हैं, तो उस तरह से उनका चल रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है वीवीपैट का, देख लीजिए क्या है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल है, ठीक है ना? तो ये इसके लिए कि बहुत लोगों को ये शक रहता है कि हम वोट तो डालते हैं कांग्रेस को, चल जाता है बीजेपी को, तो उस मतलब कि डाउट को ये करने के लिए ये क्या है कि फिर ये हुआ कि वीवीपैट लेकर आया गया, ठीक है ना? मशीन इंट्रोड्यूस विद द ईवीएम, तो इसको ईवीएम के साथ क्या किया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब तो ये नियम भी लगा दिया गया कि कुछ मशीन का रेंडमली हम लोग जांच कर और वीवीपैट से चेक कर लेंगे कि सो दैट वी कैन इंश्योर दैट कि इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। अब कह रहा है कि कैन कॉन्टेक्ट ओनली फ्रॉम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये भी एक चेंज लेकर आया कि जैसे कि है ना 2 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप पहले इलेक्शन लड़ते थे, तो उससे भी उसको भी करके क्या किया कि नहीं, अब 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लड़ सकते हैं एक साथ। ऑनलाइन इनरोलमेंट इन इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल में ऑनलाइन ये किया जा सकता है। बैन ऑन द पब्लिशिंग द एग्जिट पोल रिजल्ट ड्यूरिंग द पोलिंग। तो ड्यूरिंग द पोलिंग अगर क्या कहता था ना कि एग्जिट पोल निकाल देता था, तो ऐसा माना जाता है कि जो वोट डालने जा रहे हैं ना, तो उसको कहीं न कहीं से ये इम्पैक्ट ज़रूर करता था कि पता चलता था कि वो जीत रहा है या ये जीत रहा है, तो इसीलिए इसको भी क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। अब फिर रिफॉर्म में ये हो रहा है कि नॉट ओनली एग्जिट पोल के अलावा आप जो ओपिनियन पोल भी जो है ना, वो आकर जो नहीं होता कि एक्सपर्टीज़ लोग ऐसा ओपिनियन दे रहा है, तो उसको भी हम लोग ये करते हैं कि आके बता रहा है कि किस तरह मोदी जाएगा 400 पार 400 पार, तो उस तरह से बताया, तो दिस इज़ रॉन्ग थिंग। तो उसको भी अब कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है, जस्ट लाइक एग्जिट पोल, उस पर भी बैन लगाने की बात हो रहा है। रिफॉर्म नीडेड, अब क्या रिफॉर्म नीडेड है आज के मतलब जाने उसको देख लीजिए कि गिव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू ऑल मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, करेंटली ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह जो रिमूवल का प्रोसेस है वो उस तरह से है, तो कहा जा रहा है कि उस तरह का ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो है कि जो नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर है उन लोगों को भी देना चाहिए। फिर उसका देखिए एक तो बजट ऑफ द ईसी टू बी अच्छा चार्ज होगा, हाँ ये चार्ज होना चाहिए, ठीक है ना? कहाँ पर, तो कंसोलिडेटेड फंड पर, ठीक है। तो बजट ऑफ इलेक्शन कमीशन क्या है, चार्ज होना चाहिए कंसोलिडेटेड फंड पर। कह रहा है कि परमानेंट सेक्रेटेरिएट फॉर इलेक्शन कमीशन, तो ये तो बहुत बड़ा दुख है। ये लॉ कमीशन भी अपने 255वां रिपोर्ट में बोला था कि इसे ये क्या होना चाहिए कि ये परमानेंट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। लॉ कमीशन का भी ये रिपोर्ट था कि परमानेंट ये सेक्रेटेरिएट किसको, इलेक्शन कमीशन को होना चाहिए। गिव इफेक्ट टू, ये देखिए ये लिवर हैंड कमीशन है, तो ये बोले थे कि रिलीजन का जो मिसयूज हो रहा है, क्या, हाँ रिलीजन का जो मिसयूज हो रहा है ना इलेक्शन में, वो तो देख ही रहे हैं आप लोग, तो उसको भी ये बोला है कि उसको इफेक्ट में लिवर हैंड कमीशन को लाना चाहिए कि इस तरह का अगर होगा तो उसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उस तरह उसका वायलेशन का केस लग जाएगा। इम्पावर इलेक्शन कमीशन टू डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी अभी डिलिस्ट करने का तो पावर है, लेकिन बोला था कि इस तरह से इम्पावर किया जाए कि वो डी रजिस्टर भी कर पाए। लिमिट ऑन कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर बाय पॉलिटिकल पार्टी, वही एक इंडिविजुअल पर है लेकिन पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं है, तो वो भी किया जाए। बिग पॉलिटिकल पार्टी अंडर आरटीआई, तो आरटीआई के अंदर क्या है, पॉलिटिकल पार्टी को लेकर आना है। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा। जैसे एक ये रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म था ना कि आप ईपिक मतलब इसमें फोटो लगा देना है आपका वोटर आईडी में, उसी तरह का बड़ा रिफॉर्म होगा। अब क्या पता मतलब क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के अंदर आना चाहती है, तो ये बहुत बड़ा जैसे कि मतलब आप समझिए ना कि डिस्कशन का टॉपिक है कि अगर आ जाए ना तो देन दैट वुड बी ग्रेट हेल्प कि कितना रुपया किस एमएलए एमपी को खरीदने में लगता है, तो वो पता चल जाएगा। कह रहा कि मेक अ पेड न्यूज अ
करप्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, कि इसको करप्ट विथ 2 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट में, तो अपना पूरा चित्रा से लेकर और पूरा अंजना मोदी का सब कुछ जेल में चली जाएगी। कह रहा है कि इसे पेड न्यूज को क्या है, एक करप्ट प्रैक्टिसेस बताने के लिए कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस इन हाई कोर्ट फॉर इलेक्शन पिटीशन। अब देखिए इलेक्शन पिटीशन जो होता है ना, तो वहाँ पर जो भी कुछ होता है तो उसमें तो भाई मतलब सदियों लग जाता है, ठीक है ना। अपना जुडिशरी सिस्टम तो उसी तरह से काम करता है। तो अगर एडिशनल जजेज आप लेंगे, अभी हाई कोर्ट में अभी आप देखिएगा तो आपको हम बताए थे कि 1/3 क्या है, वैकेंसीज है। ये इसमें ना क्या है, 1/3 वैकेंसी है। कहाँ पर, तो ये हाई कोर्ट में 1/3 वैकेंसी है। तो अगर आप कहाँ से एडिशनल लेकर आएगा वो, अगर ये वैकेंसी को पूरा किया जाता तब ना जाकर होगा। आप कह रहा है कि रेगुलेट ओपिनियन पोल्स जस्ट लाइक एग्जिट पोल। तो यही बताया था ना आपको कि अभी मतलब अगर आज के दिन में अगर बात करें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जिट पोल को हम रेगुलेट कर रहे हैं। इसको बोल रहे हैं कि इलेक्शन जब एक बार हो जाएगा तब उसके मतलब 24 घंटा 48 घंटा बाद आप एग्जिट पोल ला सकते हैं। तो इन अ सिमिलर फैशन कि इसी तरह से हम लोग को ओपिनियन पोल पर भी थोड़ा सा ये रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा कि इस पर भी थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन का ना, अब इसका हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखिए। ये ऐसा पूछ देता है, जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया था टीएन सेशन के बारे में पूछ दिया था, तो उस तरह से स्टेट फंडिंग के बारे में भी बहुत टॉपिक चलता रहता है कि हाँ कि मतलब क्रिमिनलाइजेशन को और ये मनी मसल नेक्सस को, इस सबको कर्व करने के लिए ना हम लोग स्टेट फंडिंग ही देना शुरू कर देंगे तो वो ठीक रहेगा। तो इसका देख लीजिए, इट मीन्स क्या होता है ना कि गवर्नमेंट विल गिव फंड टू पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी। तो जो भी देखिए न्यू पॉलिटिकल पार्टी जो रहता है कितना डिसएडवांटेज में रहता है। आप हाँ जैसे प्रशांत किशोर, अरे नहीं देखिए प्रशांत किशोर के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा था, तो वो मतलब वहाँ उनका पैसा तो खैर नहीं बीच में आया, वो अपना मैनेज कर लिए। लेकिन अदर पॉलिटिकल पार्टीज है जिनको आप देख लीजिए ना, अभी जो अभी आया है रिपोर्ट कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना ऐसा मतलब कि कंट्रीब्यूशन मिला है, जो चंदा वंदा मिलता है डोनेशन, तो वो कितना मिला है। तो 80% बीजेपी और रेस्ट ऑफ द 20% में पूरा रेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री आ गया है, जबकि 2000 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी है। अब ये देखिए प्रिवेंट मनी मसल नेक्सस। तो ये अगर उस तरह से अगर पैसा देखिए ब्लैक मनी या क्रिमिनल वाला मनी, ये सब का अगर जरूरत नहीं होगा तो ये मनी मसल जो नेक्सस है ना वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। जैसे मतलब ये ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है कि बिहार में जैसे दारू है तो ऐसा प्रोहिबिशन लागू है, लेकिन क्या है कि उसी के नेक्सस से जो पैसा आता है ना वो पॉलिटिकल फंडिंग में भी कहीं ना कहीं यूज होता है। तो इस तरह से आप देख लेंगे, जब स्टेट फंड करेगी तो इस सब का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो कोई भी इस तरह का लॉ है तो उसको हम लोग ग्राउंड पर अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, है कि नहीं। करा कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। अब देखिए पार्टी में क्या होता है ना कि मतलब पार्टी का जो हेड कमान होता है वही माई बाप होता है, वही वहीं से पैसा आता है, कैंडिडेट को वहीं से सिंबल मिलता है। तो वो पूरा मतलब पार्टी में एकदम डेमोक्रेटिक ढंग से कुछ भी नहीं होता है। खासकर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आरजेडी ले लीजिए या ये चिराग पासवान जी का पार्टी ले लीजिए, चाहे मांझी चाचा का ले, तो कहीं उपिंदर कुशवाहा का देखिए लड़का को कैसे बना दिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मिनिस्टर। तो उस तरह से रहता है ना। तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में कहीं पर भी देखिएगा ना तो उस तरह से वहाँ पर डेमोक्रेटिक नाम का तो कोई चीज़ नहीं रहता, सब हाईकमान ही तय करता है। तो अगर इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी को बढ़ाना है तो वो क्या है कि अगर फंड के लिए उस पर उतना डिपेंडेंसी नहीं रहेगा तो वो भी थोड़ा इंक्रीज करेगा कि हाँ कि चलो ठीक है अब तो पैसा इंडिविजुअल कैंडिडेट को उस तरह से मिल रहा है, या पार्टी फंड में पैसा तो सरकार से आ रहा है, ना कि आपका हाई कमांड मैनेज कर रहा है कहीं से पैसा। तो वहाँ से मतलब थोड़ा सा इंटरनल डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिलेगा। आप कह रहा ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल स्पेंडिंग। तब देखिए स्पेंडिंग में तो ये एकदम ही ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप देख मतलब यहाँ पर ये देख लीजिए, जैसे पॉलिटिकल पार्टी के जो भी ये है उसको आरटीआई में लाने का बात चल रहा है, तो इसीलिए लाने के बाद चल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी जो है ना थोड़ा सा ये बढ़े। अब जैसे ही ट्रांसपेरेंसी बढ़ने का मतलब है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कि कहने के लिए हम लोग बोलते हैं वो सही में ग्राउंड पर लागू होगा, ठीक है। कह रहा कि कर द क्रोनी कैपिटलिज्म। अब यही अब देखिए एंड ब्लैक मनी। देखिए बोलते बोलते रह गए कि हम आएंगे, मोदी जी बोल रहे थे 2014 में कि हम आएंगे तब ब्लैक मनी लाएंगे, 15-15 लाख रुपए में खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। उसका क्रोनी कैपिटलिज्म आप देख लीजिए, जिस तरह से अदानी का मतलब हजारों गुना संपत्ति में जो वृद्धि हुआ है वो हजारों गुना हुआ है। चाहे भले गरीबी इंडिया में बढ़ते चला जाए एकदम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, लेकिन वहां पर 1000 गुना उसका संपत्ति बढ़ गया। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म कहीं ना, इसीलिए तो आप देख रहे हैं ना कि वो सूट बूट वो एक एक रैली में मतलब कि 10-10 20-20 करोड़ रुपया खर्च हो जाना, तो वो सब तो इसी पर ना, इसी के कारण होता है, ठीक है। अब ये देखिए इसका डिसएडवांटेज भी है, विल इंक्रीज द फिजिकल डिफिसिट। ये तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम लोग ऐसा कंट्री है ना, हम लोग देखिए जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री नहीं है कि भाई कि वहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा हो। अपने यहाँ तो यार हम लोग पहले से कर्ज में डूबे हैं। अगर इस तरह से स्टेट अगर इलेक्शन को भी फंड करने लगे तो फिर तो मतलब फिजिकल डिफिसिट का तो फिर गेम ही हो जाएगा। अब ये देखिए कह रहा है कि डाइवर्जन ऑफ द फंड्स फ्रॉम द सोशल ऑब्जेक्टिव। अब देखिए जो अपना मतलब एजुकेशन के लिए जो फंड है, जो हेल्थ के लिए जो फंड है, जो क्रिटिकल इंफ्रा के लिए जो फंड है, तो ये सब जो है ये फंड जो है तो ये सब फंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना पड़ेगा उधर, या डाइवर्ट क्या इसमें से अगर थोड़ा कटौती भी होगा जैसे जी राम जी एंड ऑल, तो उस समय से कटौती भी होगा तो वो बहुत ज़्यादा जो उन सेक्शन को ज़्यादा अफेक्ट करेगा जिनको कि सबसे ज़्यादा जरूरत है। सबसे मतलब नो जो गांधी जी के टर्म में बोला जाता था जो अंत्योदय, तो उसको जाके सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा अगर ये सोशल ऑब्जेक्टिव वाला काम जो है किसी कम होगा। तो जैसे 1100 रुपया जो पेंशन मिलता है एंड ऑल से, तो दिक्कत हो जाएगा। विल नॉट स्टॉप आउटसाइड फंडिंग। हाँ देखिए इतना तकलीफ स्टेट उठाए
उठाएगा भी। एंड स्टिल जो पॉलिटिकल पार्टी है तो वो क्या है कि वो कोई बाहर से कोई फंड लेना आप उसको खत्म थोड़ी हो जाएगा, कर थोड़ी हो जाएगा, वो तो स्टिल दे विल टेक मनी फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड ऑल, ठीक है। जो क्रोनी कैपिटलिज्म है वो मतलब वैसा ही रहेगा और स्टेट का भी उतना फंड बर्बाद हो जाएगा। अगर अगर सही में इसको ऐसा लागू करना है तो एकदम रेडिकल चेंज जरूरत होगा इलेक्टोरल फंडिंग प्रोसीजर में, जो कि अभी कमिंग फ्यूचर में उस तरह से दिख नहीं रहा है। तो विदाउट डूइंग दिस नंबर फोर्थ डूइंग एनीथिंग इज लाइक दैट विल बी लाइक मतलब मीनिंगलेस, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक आप ये नहीं लेकर आते हैं। जहाँ आप पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई में नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ ये सब करने का कोई मतलब नहीं। पहले तो वहाँ पर उसको करना चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या होगा, मतलब अगर इलेक्शन कमीशन इस पर कुछ आता है तो बेस्ट प्रैक्टिस है। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिस, हाँ क्या होता है सब बता दो। अरे देख लीजिएगा, उतना जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू राइट इट डाउन। नेशनल इलेक्शन फंड, ये नेशनल इलेक्शन फंड आप देखिए, जो कोर्ट जो आपको बोले थे ना कि मतलब इलेक्शंस आर बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी, वो वाला कोड जो था एस वाई कुरैशी साहब का, वही बोले थे कि एक नेशनल इलेक्शन फंड रहना चाहिए और सबको उसी में। ये बहुत अच्छा भी चीज़ है, मतलब आई पर्सनली लाइक इट मच कि मतलब जो भी पॉलिटिकल डोनेशन देना है तो आप ये नेशनल इलेक्शन फंड में डालिए और वहाँ से जो है कि मतलब हर एक पार्टी में जिस तरह से वाट एवर दे विल दो कमेटी जो भी तय करेगी उस तरह से पार्टी में बांट दिया जाएगा पैसा। तो ये बहुत ठीक रहेगा, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट दियर फंड्स, तो वो फंड पार्टीज अंडर आरटीआई, ये तो सबसे की रोल है भाई, तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। कि पार्टी तो ब्लैक मनी और क्रोनी कैपिटलिज्म दोनों एक ही बार में एड्रेस हो जाएगा अगर पार्टी अंडर आरटीआई अगर आ जाए उस तरह से, तो ये हो जाए। तो बोलने के लिए तो आदमी बहुत कुछ ऐसा करके बोल देगा, मतलब नो अपने जो है कि पॉलिटिकल पार्टी नेता लोग, लेकिन ये काम जो रियल जो चेंज लेकर आएगा तो उसके लिए तो कोई नहीं बोलेगा। कर्व ऑन द पार्टी एक्सपेंडिचर, तो पार्टी एक्सपेंडिचर पर जो है कि उस पर लगाना होगा लगाम। कर्व ऑन द एनोनिमस डोनेशन, जो एनोनिमस डोनेशन होता है उस पर कर्विंग करना पड़ेगा। एक आपका इंटेंसिव स्क्रूनिटी टू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर ऑफ वाट, द पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सपेंडिचर पर है ना एकदम ध्यान से उसको स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा कि भाई कहाँ कहाँ आप फंड ये कर रहे हो। इसीलिए तो आरटीआई लाने की कोशिश की जा रही है। तो जब तक आप ये सब नहीं करेंगे ना तब तक मतलब आप समझिए तो एक मतलब आप जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन और का बात करते हैं, जो डेमोक्रेसी का जो बेडरॉक बोलते हैं इलेक्शन को, तब तक तो वो भाई नहीं हो पाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब उसके बाद हम लोग है ना कि इसका कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग ना इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको देखते हैं, फिर कंक्लूजन देखेंगे और फिर इसके बाद सॉरी इंट्रो देखेंगे, तब कंक्लूजन देखेंगे और फिर अपना इलेक्शन कमीशन बाइंड अप हो जाएगा। तो चलिए देखिए, जो जब हम लोग बात करते हैं ना मोनिंदर सिंह गिल केस का, तो उसमें आप देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ह्यूज पावर, जिससे कि वो फ्री एंड फेयर एंड टाइमली इलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। और इस बात को प्रूफ भी किए कौन, तो आप देखिएगा टीएन सेशन जी इस बात को भी प्रूफ किए कि मतलब ही हैजंट डन समथिंग वेरी डिफरेंटली एंड ऑल, नहीं उनके पास जो टूल था उसी को वो मतलब इस तरह से आप समझे ना कि मतलब अपना क्रेडिबिलिटी ये करने के लिए, ऑथोरिटी इंसर्ट करने के लिए, और इसका मतलब इलेक्शन कमीशन का एक जो वर्क है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि आपको सुपरटेंडेंस करना है, कंट्रोल करना है और डायरेक्शन जो दिया गया है, तो उसको वो एक्सरसाइज करते हुए जो गिवन ही पावर है उस पावर के थ्रू ही टीएन सेशन एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए। तो ये बात बोलते हैं कौन, तो ये मोहिंदर सिंह केस में अपना ये सुप्रीम कोर्ट ने बोले। उसके बाद आप देखिएगा कि जो एनपी पुन्नुस्वामी वाला जो केस था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इसको और मतलब एक्सपैंड किए कि भाई कि कोर्ट विल आल्सो नॉट इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ से आप देखिए कि कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाता है किसको, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और उसके बाद तो हम लोग जानते हैं कि जो अनूप वर्णवाल केस जो था, और देखिए जो अनूप वर्णवाल केस में जो इंडिपेंडेंस ऑफ इसका जो इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, तो उसका इंडिपेंडेंट ढंग से उसका इलेक्शन हो, उसको इलेक्ट किया जाए, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनूप वर्णवाल केस में उसको ये किया गया। आप देखिए कि उससे पहले ना दिनेश गोस्वामी कमेटी भी था, तो वही यही रिकमेंड किया था कि जिस तरह से अभी एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस है इलेक्ट करने में इलेक्शन कमिश्नर को, तो अगर इस तरह से रहेगा ना तो फिर वो बहुत इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू बी इम्पार्शियल एंड ऑल। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अनूप वर्णवाल केस में बोले थे कि इसमें सीजीआई रहेगा और मतलब कि लीडर ऑफ अपोजिशन और पीएम रहेंगे। खैर ये तो अब हट गया है, फिर से आप समझिए तो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो जो है कि मतलब कुछ भी नहीं है, ये क्या मतलब समझे तो मतलब जो अपना लोग जो डोमेस्टिक डॉग जिस तरह से रखते हैं, तो उस लेवल पर जो है अपना अभी इलेक्शन कमिश्नर आ गया है कि भाई साहब कि बीजेपी के प्रवक्ता से ज़्यादा जो है कि खुद को बीजेपी का आदमी बताने पर वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस तरह से करते रहते हैं, ठीक है। तो ये लेवल जो है ना इतना स्तर जो है कि बहुत नीचे तक, मतलब आप एक तरफ टीएन सेशन को रखिएगा ना तो इसका एकदम अपोजिट मिरर इमेज जो है ना वो ज्ञानेश कुमार का होगा। तो मतलब इतना ही ज़्यादा आप समझ रहे हैं ना स्तर नीचे गिर गया है, ठीक है। तो ये तो आपका रहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वाला, जो हम लोग थोड़ा देख भी लेते हैं कि ये देखिए मोहिंदर सिंह गिल केस जो है 1978, तो कह रहा है कि ईसी हैज
पावर, मतलब बहुत ज़्यादा पावर है इसी के पास अंडर आर्टिकल 324 टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है ना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए इतना ज़्यादा पावर है। अब देखिए एनपी जो है ना पुन्नुस्वामी केस में, तो इसमें क्या बोला कि इवन क्या है कि even court doesn't have the power to interfere in the इलेक्टोरल प्रोसेस। तो कोर्ट भी जो है कि इलेक्टोरल प्रोसेस में मतलब ज़्यादा इंटरवीन नहीं करेगी। यही अनूप बरनवाल केस में हम लोग देखे जो 23 में आया, इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू बी डन बाय द 3 मेंबर कमिटी पीएम सीजीआई एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन फिर क्या है ऑल्सो सजेस्टेड बाय द दिनेश गोस्वामी कमेटी। तो ये तो सब सजेस्ट किया गया, लेकिन बाद में तो आप देखेंगे कि जब 2024 में एकदम हरी में जाकर और वो इन लोगों को लेकर आया गया। देखिए अपना एक चीफ इलेक्शन मतलब एक इलेक्शन कमिश्नर उसमें जो मतलब गोयल जी थे वो अपना रिजिग्नेशन भी दे दिया अपना पर्सनल रीजन को साइड करते हुए। तो ये बताता है कहीं ना कहीं जो है ना वो क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन का मतलब आप समझ रहे हैं इससे नीचे गिर ही नहीं सकता है। जो अभी जो करेंटली जो क्रेडिबिलिटी है इन लोगों का इससे नीचे गिर ही नहीं सकता है। मतलब नाउ व्हाट इज इन इंडिया इंस्टीट्यूशन आर बिहेविंग लाइक ना मतलब कि ऐसा गवर्नमेंट हो गया है वो, और अपोजिशन पार्टी के एकदम अगेंस्ट काम कर रहा है इस तरह से। मतलब आप चाहे सीबीआई को ले लीजिए, ईडी को ले लीजिए, ठीक है, या अपना इलेक्शन कमीशन को ले लीजिए, तो सब उसी तरह से। इन सम केसेज बहुत इट्स वेरी सॉरी टू से दिस, इन सम केसेज आवर मतलब जुडिशरी सिस्टम आल्सो बिहेविंग लाइक दैट। अब देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है, तो देखिए इंट्रोडक्शन में अब जब आप आइएगा तो इलेक्शन कमीशन का जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो एक बार आप रिकॉल करके देखिएगा कि मतलब जैसे इसमें आर्टिकल वगैरह आ जाए, क्या क्या कहा गया है ये सब आ जाए, तो वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। जैसे आप लिखिए कि क्या है कि इलेक्शन कमीशन क्या है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। इतना तो अपन लोग को समझ में आता है क्या है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसका काम क्या है, सुपरिटेंडेंस का है, कंट्रोल का है एंड डायरेक्शन का है। और ये कहाँ दिया गया, इट्स गिवन इन आर्टिकल 324 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं। तो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसका ये काम है कि सुपरिटेंडेंस करेगा, कंट्रोल करेगा एंड डायरेक्शन देगा। ये मेंशन है अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इतना एक आप लाइन में इतना लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिएगा कि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टोडियन है क्या। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टोडियन है किस चीज का, तो इंडियाज इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का। जैसे आपके जुडिशियरी जो क्या है वो कस्टोडियन है अपने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का। हम लोग तो यही बोलते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट इज नथिंग बट वाज अ कस्टोडियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट कह दीजिए तब, या आप कॉन्स्टिट्यूशन कह दिए तब, या और गार्जियन है पिलर्स का। तो उसी तरह से ये आप समझिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टोडियन है अपने इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का। कौन, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस बात को रखिए जो कि इंश्योर करता है। तो ये क्या इंश्योर करता है कि विल ऑफ द पीपुल मस्ट बी प्रिवेल ओवर मिसयूज ऑफ मनी एंड मसल, ठीक है ना। तो वो चीज है, तो ये इंश्योर करता है। तो पहले आप लिखेंगे कि आर्टिकल 324 में ये काम दिया गया है इसका, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टोडियन है अपने इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का, दूसरा बात। और तीसरा जो कि इंश्योर क्या करता है कि विल ऑफ द पीपल प्रिवेल ओवर द मनी मसल पावर एंड ऑल, ठीक है। मनी मसल पावर, क्रोनिक कैपिटलिज्म, कुछ भी जो भी आता है एग्जाम में इस तरह से बना। तो ये 3 चीज माइंड में रखिएगा इसी क्रोनोलॉजी बना के, और आप क्या तैयार कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं। अब देखिए इसी को हम लोग देखते हैं। तो कह रहा क्या, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। देखिए यही से आपको शुरू करना है कि ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, इंटरेस्टेड विथ, तो किस चीज से इंटरेस्टेड है, विथ ये देखिए सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया अंडर आर्टिकल 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक बात हो गया क्या, हाँ ये एक बात हो गया इंट्रोडक्शन का। दूसरा बात ये होगा कि इट इज नथिंग बट व्हाट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टोडियन, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टोडियन है इंडियाज इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का। तो ये दूसरा बात हो गया क्या कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टोडियन है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का। तीसरा बात क्या है, जो कि इंश्योर करता है, इंश्योरिंग दैट द विल ऑफ द पीपल प्रिवेल्स ओवर मनी मसल एंड मिसयूज ऑफ पावर, ठीक है ना। मनी मसल एंड मिसयूज ऑफ पावर 3M है, तो ये 3M आप याद रखिएगा, मनी मसल एंड मिसयूज ऑफ पावर। ये तो बिहार इलेक्शन को तो ये इतना ही अच्छा से मतलब ये समराइज कर रहा है कि मतलब बहुत अच्छा रहेगा कि आप इस तरह से ये लिख दीजिएगा। अब देखिए जब कंक्लूजन का बात आएगा ना तो इसी तरह से फिर 2-4 बात सोच लीजिएगा कि हाँ कि इसको हम ना कंक्लूजन में लिख सकते हैं। जैसे आप इलेक्शन कमीशन को आप मेयरली आप मत समझिए कि ये सिर्फ इलेक्शन कराने का ये एक बॉडी है क्या, हाँ ये इलेक्शन ओनली इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी नहीं है। आप इतना समझ लीजिए इस बात को। आपको उसमें सीधा ऐड भी कर देना है कि इट इज नथिंग बट व्हाट्स द की स्टोन ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो चला रहे हैं उसका ये की स्टोन है। व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस, इसका रीजन है कि देखिए इलेक्शन जो है ना और भी बहुत कंट्री में होता है। जैसे हम एग्जांपल भी दिए थे कि आप देखिएगा तो मतलब रसिया एंड चाइना जैसे कंट्री में भी इलेक्शन होता है, बट उसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो मीनिंगलेस होता है, वो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है और वहाँ पर पता भी रहता है कौन जीतेगा एंड ऑल, और लगभग वोटिंग और बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। लेकिन अपने यहाँ जो इलेक्शन है तो ये तो आप समझिए जो हम लोग प्रियम्बल लिखे हैं बी द पीपल ऑफ इंडिया, तो बी द पीपल ऑफ इंडिया को जो हम बोल रहे हैं कि जो हम लोग सोवरेन कंट्री है और पावर जो पीपल से डिराइव हो रहा है, इसको कौन इंश्योर कर रहा है, इसको इलेक्शन कमीशन इंश्योर कर रहा है। और ये आप समझिए ना कि लेटर एंड स्पिरिट में ग्राउंड पर तभी एक्सरसाइज हो पाएगा
जब हमारा इलेक्शन जो है फ्री फेयर एंड टाइमली होगा। अगर मान लीजिए कि ये इलेक्शन हो ही और हम लोग पार्टिसिपेट करें भी इलेक्शन में और रिजल्ट दिखे कुछ और, कि वोट डाले थे किसको, रिजल्ट में कोई और आ रहा है, या हम वोट डाल रहे हैं यहाँ पर किसी और को, रजिस्टर किसी के और के नाम से हो रहा है, या अदरवाइज आप देखिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का या कास्ट का, रिलीजन का उस तरह से यूज करना इलेक्शन में, और उसको जो है कि इलेक्शन कमीशन जो है कि मतलब ऐसा डुअल बिहेवियर टाइप से देख रही है कि अगर एक रूलिंग पार्टी कर रही है तो उसको किसी और तरीके से देख रही है, और अगर कहीं अपोजिशन कर रही है तो किसी और तरीके से देख रही है, तो दैट विल गोइंग टू अंडरमाइन द मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑल, तो उस पर जो चोट पहुंचेगा। और जिस तरह से इंडिया का रैंकिंग खराब होते जा रहा है डेमोक्रेसी के फील्ड में, तो वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंडिकेट करता है कि हम लोग ना ऐसा करके डेमोक्रेसी जो है कि पेपर पर ही रह जाएंगे, और जो रियल मतलब लेटर में तो डेमोक्रेसी रहेंगे लेकिन स्पिरिट में हम लोग क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे हम लोग ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट हो जाएंगे। तो इसको बचाने के लिए एक जो इंस्टीट्यूशन है ना जो कि काम मतलब कर सकता है, तो दैट इज नथिंग बट वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो फॉर दिस रीजन वी आर सेइंग दैट कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आप बोलेंगे कि एक सिर्फ इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी है, तो दैट विल बी लाइक नो मतलब वो आप उसके पावर को बहुत अंडरमाइन कर रहे हैं। रदर यू से इट इज नथिंग बट वाज द की स्टोन ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का की स्टोन है। अब देखिए जहां पर एकदम इंटेंसिव पॉलिटिकल कंपटीशन है, मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन तो इस तरह से कि आप चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, यू हैव टू गो फॉर अलायंस एंड ऑल। एंड नाउ अडेज जहां पर टेक्नोलॉजी एक अच्छा डिसरप्टर टाइप से काम कर रही है, जैसे आप देखिए ना प्रशांत किशोर एंड ऑल कि दबे ही कि एकदम स्ट्रॉन्ग टाइप से आए थे कि एकदम लगा कि एकदम धुआं उड़ा देगा, एकदम गर्दा उड़ा दिया, इतना ज़्यादा इंटरव्यू, मतलब हमको लगता है उधर सारा अपोजिशन पार्टी जितना इंटरव्यू नहीं दिया होगा उसका लीडर ना, उससे कहीं ज़्यादा अकेले प्रशांत किशोर इंटरव्यू दिए। एंड मतलब वो टेक्नोलॉजी का यूज करके आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप यही समझिए ना कि इस डेकेड को ही देख लीजिए, जो 2014 में जो मोदी जी का आना ही हुआ, तो उसी में टेक्नोलॉजी किस तरह से काम किया, एंड मतलब द पर्सन बिहाइंड दैट नन अदर देन प्रशांत किशोर हिमसेल्फ। तो वो खुद ही वो बंदा है जो कि टेक्नोलॉजी के उस तरह से हम आप समझिए ना कि सिंगल आप उस बंदा को क्रेडिट दे सकते हैं कि वो सिंगल हैंडेडली वन मैन आर्मी टाइप से टेक्नोलॉजी को इंडिया के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उस तरह से लेकर आया, तो मतलब प्रशांत किशोर जी लेकर आया। तो इस मतलब एरा में जहां पर टेक्नोलॉजी उस तरह से एक बहुत बड़ा डिसरप्टर के रूप में काम कर सकता है, पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है कि भाई कितना भी स्ट्रॉन्ग पार्टी हो उसको अलायंस पर जाना ही है। इतना मतलब 5-5 एक तो कभी कहीं ग्रांड अलायंस बन रहा है, तो कहीं मतलब ऐसा करके मतलब एनडीए बन रहा है, तो वो बिना अलायंस के कोई पार्टी उतर नहीं रही है। तो उस केस में आप देखिएगा कि इलेक्शन कमीशन का मतलब उस केस में इलेक्शन कमीशन का ये क्रेडिबिलिटी बचा के रखना, उसका अथॉरिटी बचा के रखना, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है ना कि वो और उसका इंडिपेंडेंस बचा के रखना, ये मतलब बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। कि मतलब बिना इसके तो फिर लोग को ऐसा लग जाएगा कि यार ये तो फिर मतलब इलेक्शन जो है कि इलेक्शन नहीं रहा, ये जस्ट मतलब हम लोग भी नेम सेक के ऊपर अगर मतलब इलेक्शन करा रहे हैं, अगर इलेक्शन कमीशनर का क्रेडिबिलिटी, इंडिपेंडेंस, अथॉरिटी कुछ बचा नहीं रहेगा तो ठीक है ना। अब देखिए अगर आपको ना मतलब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर इस तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी बनकर रहेगी, तो क्योंकि इसका काम ही है क्या, इंश्योर करना कि अपना इंडिया में क्या हो, मतलब ऐसा प्रोसीजरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बना रहे क्या, हाँ प्रोसीजरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बना रहे, स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब नो पार्टिसिपेशन का स्पिरिट उस तरह से बना रहे, एंड नथिंग बट वाज और आउटकम, तभी जाके आउटकम जो है ना सब्सटेंसिव आउटकम आ पाएगा। अदरवाइज तो फिर वो मतलब थोड़ा सा ये तो है कि ये जो बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं, तो जब बेडरॉक ही आपका डगमगा जाएगा तो फिर पूरा स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाएगा। नहीं बोले क्या एस वाई कुरैशी, हम पहले ही बताए थे, एस वाई कुरैशी क्या बोलते हैं कि मतलब इंडिया में इलेक्शन इज नथिंग बट वाज द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन का जो क्रेडिबिलिटी है दैट इज सेंट्रल टू आवर डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड ऑल, ठीक है। चलिए तो इसी तरह का इंग्लिश में आप 2-4 लाइन लिख के कंक्लूजन एक अच्छा सा तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब कंक्लूजन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट मियरली एन इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी। क्या, हाँ ये इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी नहीं है ओनली, बट अ की स्टोन ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इंडियाज के कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का क्या है, की स्टोन है। इन एन एरा ऑफ इंटेंस पॉलिटिकल कंपटीशन, जहां पर इंटेंस पॉलिटिकल कंपटीशन है, एंड टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, टेक्नोलॉजी किस तरह से एज ए डिसरप्टर काम कर रही है, सेफगार्डिंग द इंडिपेंडेंस, क्या, हाँ सेफगार्डिंग द इंडिपेंडेंस क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन इज वेरी इसेंशियल, क्रूशियल। आप जब तक इंडिपेंडेंस क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी को नहीं ये करेंगे तो तब तक तो आईसीयू याद रखिएगा, क्या, हाँ आईसीयू याद रखिएगा, आई इंडिपेंडेंस से क्रेडिबिलिटी, आई यूज अथॉरिटी, पगला गए हो क्या अरे भाई हम यू आएगा ना तो अथॉरिटी अपनी याद आ जाएगा, आप खाली आईसीयू याद रखिए ना महाराज, आप लोग तो ऐसा एकदम मिलाने लगते हैं। देखिए स्ट्रेंथनिंग द कमीशन थ्रू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म will ensure that India democracy remains procedural in form,
पार्टिसिपेटरी इन स्पिरिट एंड सब्सटेंसिव इन आउटकम। कह रहा है क्या कि अब जब तक आप जो है कमीशन को जब तक इंस्टीट्यूशन लेवल पर रिफॉर्म नहीं कीजिएगा, क्या कर रहा है, स्ट्रेंथिंग द कमीशन थ्रू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। कमीशन को अभी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का जरूरत है, स्ट्रक्चरल चेंज का जरूरत है। किस लिए? बिकॉज व्हेन इट विल बी गेट रिफॉर्म एंड ऑल, देन वी विल एबल टू इंश्योर दैट प्रोसीजरल इन्फॉर्म कि अपना डेमोक्रेसी क्या है, प्रोसीजरल इन्फॉर्म है, पार्टिसिपेटरी इन स्पिरिट है एंड सब्सटेंसिव इन आउटकम है। ठीक है, तो देखिए इलेक्शन कमीशन, चूंकि इलेक्शन हुआ है तो इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है। एंड हैविंग सेड दैट, हम ये भी बता रहे हैं कि जो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला 3-4 दिन तक जो लेक्चर आएगा, तो वो लेक्चर आएगा पॉलिटिकल पार्टीज पर, ठीक है ना, कोएलिशन पार्टी पर, इलेक्शन इन बिहार पर। और अगला एक सप्ताह वो इतना क्रूशियल होने वाला है कि इससे आप समझिए ना कि हमको लगता है कि कम से कम 38 नंबर और 45 नंबर तक का भी क्वेश्चन पूछता है पॉलिटिकल पार्टी से। हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे हिस्ट्री में आपको मतलब ये मॉडर्न एजुकेशन से पूछता है, एजुकेशन वाला, उसी तरह से पॉलिटी में जो है पॉलिटिकल पार्टी से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है। और अगला पूरा सप्ताह जो है हम मतलब आज से आप रख लीजिए 7 दिन जो है हम पूरा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करने जा रहे हैं। तो ये पूरा लेक्चर अच्छे से देखिएगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नवीन कुमारी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।